नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और पूर्णिया से खबर, जहां पूर्णिया सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला महेश पांडे गिरफ्तार हो गया है। आरोपी का लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है, जो बड़ा खुलासा हुआ है इस मामले में। जिस लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को धमकी दी गई, जिस धमकी के बाद नेताओं की सुरक्षा पर सवाल उठने लगे, जिस धमकी भरे कॉल के बाद सांसद पप्पू यादव ने अपनी सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी की करने की मांग कर डाली, वो धमकी भरा कॉल दिल्ली के महेश पांडे ने की थी और उसका लॉरेंस बिश्नोई से कोई संबंध नहीं है। कोई लॉरेंस बिश्नोई वगैरह कोई ऐसा कुछ नहीं, उनसे कोई एंगल नहीं है जिसमें इनका जुड़ाव था। चेहरे पर काला नकाब ओढ़े यही वो महेश पांडे है जिसे पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। वो मोबाइल और सिम कार्ड भी बरामद कर लिया गया है, जिस दुबई के नंबर से लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर महेश पांडे ने पप्पू यादव को धमकी दी थी। इस मोबाइल में जो इस्तेमाल सिम था, इसके थ्रू उनसे धमकी दी गई थी, जो सिम और मोबाइल रिकवर कर लिया गया है। ये दिल्ली के रहने वाले महेश पांडे, पिता कृष्ण कुमार पांडे, सेक्टर 4 नई दिल्ली के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कुछ बयान दिया था, जिसके बाद पप्पू यादव को धमकी मिली। कई नंबरों से फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी गई, जिसका एक ऑडियो खुद पप्पू यादव ने जारी किया था। इसके बाद पप्पू यादव ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की और सरकार पर भी निशाना साधा था। लेकिन महेश पांडे की गिरफ्तारी के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि जिस व्यक्ति ने सबसे पहली बार फोन कर पप्पू यादव को धमकी दी, उसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई संबंध नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए पूर्णिया से कुमार प्रवीण की रिपोर्ट। तो पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर धमकी देने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया। इस पर पप्पू यादव का कहना है कि एक व्यक्ति ने नहीं, कई लोगों ने उन्हें धमकी दी है। झारखंड के अमन साहू गिरोह और उनके सहयोगी मयंक ने मलेशिया से उन्हें धमकी दी। आरोपी की गिरफ्तारी पर पप्पू यादव ने पूर्णिया पुलिस और बिहार पुलिस को धन्यवाद दिया। आपको बताते चलें कि पप्पू यादव ने एक सीसीटीवी वीडियो भी शेयर किया है, जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मधेपुरा वाले घर की 3 लोगों की तरफ से रेकी की गई, जिसका वीडियो उनकी तरफ से अब जारी हुआ है। चाहूंगा पूर्णिया एसपी और बिहार के प्रशासन को कि आपने, चाहे वो सिरफिरा हो, चाहे वो अपने आप को छुपा रहा हो, अब ये मलेशिया या कनाडा से साली का नंबर लेकर के फोन करना आश्चर्य वाली बात है। मैं ऐसा नहीं मानता, लेकिन एक लोगों ने तो धमकी दी नहीं। धमकी का सिलसिला 14 तारीख से आज तक जारी है। सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों की जल्द गिरफ्तारी हो और आम आदमी की सुरक्षा हो। बिहार में मौसम में आया बदलाव। पटना समेत 26 शहरों का अधिकतम तापमान लुढ़का है। पटना का तापमान 2.9 डिग्री तक गिरा है। रात में सिहरन बढ़ी है। तापमान में सबसे ज्यादा कमी सीतामढ़ी के पुपरी में देखी गई है। पुपरी में 7.3 डिग्री तक तापमान गिरा है। तो 26 शहरों का तापमान लुढ़का है, सिहरन अब बढ़ी है। पटना का तापमान 2.9 डिग्री तक गिर चुका है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि आखिर लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से किसने नजरबंद किया। नीरज कुमार के बयान के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया है और वार और पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? क्या लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से नजरबंद किया गया है? ये हम नहीं कह रहे, ऐसा सवाल पूछा है जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने, वो भी तेजस्वी यादव से। नीरज कुमार कहते हैं कि लालू प्रसाद पटना में घूमते हुए दिखाई पड़ते हैं, मरीन ड्राइव जाते हैं, लेकिन चुनाव में कहीं नहीं दिखते। आखिर लालू प्रसाद को राजनीतिक रूप से किसने नजरबंद किया है?
आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है, इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। नीरज कुमार के इस आरोप के बाद बिहार की सियासत गर्माती दिख रही है। आरजेडी ने जेडीयू के आरोप पर कड़ा पलटवार किया। आपको स्पष्ट करना चाहिए कि नीतीश जी को सार्वजनिक सभाओं में क्यों नहीं बोलने दिया जाता है, नीतीश जी को प्रेस से मिलने क्यों नहीं दिया जाता है। तो बीजेपी ने जेडीयू के आरोप का समर्थन किया है। तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि लालू जी को कहां नजरबंद कर रखा है, क्योंकि पटना में उनके तो अनगिनत बेनामी ठिकाने हैं। आपको बता दें, बिहार में 4 सीट पर उपचुनाव हो रहा है और झारखंड में विधानसभा का चुनाव भी चल रहा है। बिहार के उपचुनाव और झारखंड के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने अपने अध्यक्ष लालू प्रसाद को स्टार प्रचारक बनाया है, लेकिन लालू प्रसाद न तो बिहार में कहीं चुनाव प्रचार में गए और न ही अब तक झारखंड ही गए, जिसे लेकर नीरज कुमार ने सवाल खड़े किए हैं और सियासी माहौल गर्म हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अमित शाह का मिशन झारखंड। रांची में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह 9:30 बजे संकल्प पत्र जारी करेंगे। आज 3 चुनावी सभा को भी संबोधित अमित शाह करेंगे। सिमरिया, घाटशिला, बरकट्टा में सभा होगी। अमित शाह के दौरे से बीजेपी का जोश आई है। आज सुबह अमित शाह 9:30 बजे होटल रेडिशन ब्लू में बीजेपी के संकल्प पत्र या एनडीए का घोषणा पत्र जारी करेंगे। संकल्प पत्र जारी करने के बाद अमित शाह कल चुनावी जनसभा की हैट्रिक से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। तो आज से ये अभियान की शुरुआत हो रही है। अमित शाह सिमरिया, घाटशिला और बरकट्टा में चुनावी सभा को आज संबोधित करेंगे। तो आज सुबह 9:30 बजे संकल्प पत्र जारी होगा और इस संकल्प पत्र को अमित शाह जारी करेंगे। तो झारखंड में संकल्प से सत्ता सिद्ध करने के लिए बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। आपको बताएं भी कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या मुद्दे प्राथमिकता में हो सकते हैं। तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का, झारखंड में पेपर लीक रोकने के लिए कदम उठाने से जुड़ा हुआ फैसला इसमें हो सकता है। सरकार बनते ही 2,87,000 खाली पदों पर बहाली इसमें शामिल हो सकती है। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों को तैयारी के लिए राशि मुहैया कर मदद करने का संकल्प भी शामिल होगा। 2 साल तक हर महीने 2,000 रुपए की राशि जो है वो दी जा सकती है। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए गरीबों को पक्के मकान के लिए बालू फ्री में दिया जा सकता है। आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख तक मुफ्त इलाज संभव माना जा रहा है। तो ये कुछ संकल्प हैं जो कि प्राथमिकता में बीजेपी के हैं और इसीलिए इसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है, जो झारखंड के लोगों के हित में होगा। तो किडनी के मरीजों की डायलिसिस की सुविधा हो, महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिले, जो वादा इस वक्त बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। और देखिए, हेमंत और कल्पना सोरेन का धुआंधार प्रचार होना है। गढ़वा में आज हेमंत सोरेन की चुनावी सभा होगी। मिथिलेश ठाकुर के लिए प्रचार करेंगे। रंगा हाई स्कूल मैदान में सीएम की सभा होगी। आज रांची में कल्पना सोरेन का रोड शो होगा। महुआ माझी के पक्ष में वोट वो मांगेंगी। नेपाल हाउस से रोड शो की शुरुआत होगी। रांची में शाम 6 बजे से रोड शो होगा। 4 नवंबर को गढ़वा में कल्पना सोरेन 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगी। गढ़वा के चिनिया और मिराल में भी सभा होनी है। 4 नवंबर को भंडरिया में सीएम हेमंत सोरेन रहेंगे। कांग्रेस के केएन त्रिपाठी के लिए प्रचार हेमंत सोरेन इस दिन करेंगे। तो झारखंड में रणभेरी बज चुकी है और अब सभी राजनीतिक दल अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। ऐसे में 4 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड पहुंच रहे हैं। गढ़वा और कोल्हान में पीएम मोदी की 2 सभाएं हैं, जिस पर सियासत भी खूब हो रही है। झारखंड बीजेपी का जोश हाई है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के झारखंड आने की खबर आई है। प्रधानमंत्री मोदी 4 नवंबर को गढ़वा और कोल्हान में दहाड़ेंगे और उनके निशाने पर एक बार फिर जेएमएम सरकार होगी। झारखंड बीजेपी को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की दहाड़ कोल्हान और संथाल परगना की 32 सीटों पर कमल खिलाने में मदद करेगी।
प्रधानमंत्री जी भी भगवान बिरसा मुंडा की धरती पर बार बार आना चाहते हैं और जनता भी उनको बार बार सुनना चाहती है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी की सभा ऐतिहासिक होगी और बहुत ही प्रभावकारी होगी और जनता मिजाज मन बना चुकी है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये सरकार बनाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी के इस झारखंड दौरे को जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी वाला गठबंधन विफल बता रहा है। उनका मानना है कि प्रदेश की जनता हेमंत सोरेन को फिर सत्ता दिलाने का मन बना चुकी है। तो हम समझते हैं कि इस सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ना है और इस राज्य की जनता मन बना चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी या यूं कहें एनडीए की स्थिति और बदतर होगी। झारखंड में भाजपा को जनता नकार चुकी है। वो केंद्र सरकार के दिखाए हुए काम हो या यहाँ पे जब भी मौका मिला है भाजपा को, तो वो तो या तो दंगे कराई है, रघुवर दास के सरकार में मॉब लिंचिंग और भी कई तरह की ऐसी घटनाएं घटी। हालांकि सीनियर पत्रकार श्याम किशोर का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी को चुनाव लड़ना बेहतर तरीके से आता है, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बीजेपी के लिए बहुत उम्मीदों भरा है। देखिए, इम्पैक्टफुल तो मेरे ख्याल से रहना चाहिए, इसलिए रहना चाहिए कि भाजपा को मैं जो महसूस कर रहा हूं, खास करके मोदी काल की भाजपा को चुनाव लड़ना आता है। 13 और 20 नवंबर को झारखंड में मतदान है और 23 नवंबर को नतीजे आने हैं। देखना दिलचस्प होगा कि कोल्हान और संथाल परगना में प्रधानमंत्री मोदी की रैली वोटरों के मन पर कितना असर छोड़ती है और बीजेपी कितनी सीटें बटोरती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। सीतामढ़ी के मेहसौल में हनुमान जी की प्रतिमा तोड़ने के मामले में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और पूजा स्थल पर नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई है। पुलिस ने लोगों से अफवाहों से बचने की अपील की है, लेकिन सवाल है कि बिहार में मंदिरों पर हमले कर कौन माहौल बिगाड़ने की साजिश कर रहा है। त्योहार का मौसम है, दिवाली अभी खत्म हुई है और लोगों को अब छठ का इंतजार है। इसी बीच सीतामढ़ी के मेहसौल में किसी ने हनुमान जी की प्रतिमा को तोड़ दिया। हालात बिगड़ते उसके पहले ही प्रशासन ने मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया। शांति समिति की बैठक बुलाकर हालात संभालने की कोशिश की और पूजा स्थल पर नई प्रतिमा स्थापित कर दी गई। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं पूरे जिला प्रशासन की तरफ से कि आप लोगों का निरंतर और भरपूर सहयोग मिला हम लोगों को। डीएम ने मंदिर की घेराबंदी कराने और दोषियों की पहचान कर कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है, लेकिन इस घटना पर बीजेपी विधायक मिथिलेश कुमार ने नाराजगी जताई है और मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है। इस प्रकार का जो कार्रवाई करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त जांच करके दोषी लोगों पर एफआईआर करके और सख्त उसकी गिरफ्तारी हो। बिहार में मूर्ति तोड़ने की ये कोई पहली घटना नहीं है। 18 अक्टूबर की रात भागलपुर में भी मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी, जिसके अगले दिन उस इलाके में बहुत हंगामा हुआ था। तब शाहबाज नाम के व्यक्ति की पहचान हुई थी और कहा गया था कि वो विक्षिप्त है। अब सीतामढ़ी में भी वैसी ही घटना घटी है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है, न्यूज़ 18 सवाल पूछता है, पर्व के माहौल में कौन फैलाना चाहता है तनाव? माहौल बिगाड़ने की कौन कर रहा है कोशिश? मंदिरों पर क्यों हो रहे हमले? सख्त संदेश देने में प्रशासन नाकाम क्यों? इन सवालों के जवाब खोजना जरूरी है, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो बिहार को सांप्रदायिक हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार की रिपोर्ट। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना से, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच इस वक्त भी जारी है। सभी अभियुक्तों की ईडी रिमांड अवधि खत्म हो चुकी है। आईएएस संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, ठेकेदार से पूछताछ इस वक्त हुई है। पूछताछ में ईडी को कई अहम सुराग भी मिले हैं। इनपुट्स की छानबीन में ईडी की टीम जुटी हुई है और कई और लोगों से पूछताछ गिरफ्तारी के बाद संभव मानी जा रही है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट भी सभी अभियुक्त से पूछताछ कर सकती है।
और पटना से बड़ी खबर, जहां छठ पर ट्रैफिक सिस्टम बदलेगा। 7 और 8 नवंबर को व्यवस्था बदली रहेगी। अशोक राजपथ पर ट्रैफिक बंद रहेगा। 7 नवंबर को दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव रहेगा। 8 नवंबर की सुबह 2 बजे से 8 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस पर नियम लागू नहीं रहेंगे। कारगिल चौक से दीदारगंज तक ट्रैफिक बंद रहेगा। कारगिल चौक से दानापुर तक गाड़ी पर रोक रहेगी। तो ये बदलाव छठ पूजा को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव देखने को मिलेगा। तो छठ महापर्व को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने स्टीमर से छठ घाटों का निरीक्षण किया। सीएम नीतीश ने नासरीगंज घाट से लेकर गाय घाट तक के तमाम घाटों का निरीक्षण किया। साथ ही घाट की साफ सफाई और छठ व्रतियों की सुविधा को लेकर अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं, जहां पर निरीक्षण करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आपको दिख रहे होंगे। और हर साल की तरह इस बार भी उनकी तरफ से तैयारियों को और ज्यादा पुख्ता और चाक चौबंद करने के निर्देश दिए गए। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, पुलिस महानिदेशक आलोक राज, मुख्यमंत्री के जो सचिव हैं कुमार रवि, पटना प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक गरिमा मलिक समेत सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मोदी द्वारा जो है पूरा निरीक्षण किया गया है। यहाँ पर छठ पर्व को लेकर के जो है वो हमेशा की तरह जो है पूरी तैयारी है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से जो है वो तैयार है। डिप्लॉयमेंट जो है वो फाइनलाइज हो गया है। पर्याप्त संख्या में जो है वो घाटों को भी सुरक्षित रखने के लिए जो है और जो हमारे श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने तैयारी कर ली है। डिटेल प्लान्स बन गए हैं। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा को लेकर गोपालगंज के बाजारों में रौनक बढ़ गई है। छठ व्रती पूजा में लगने वाले सामान की अभी से खरीदारी कर रहे हैं। बाजार दौरा, सुपली, नारियल सहित फलों से सजा हुआ है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह दिख रहा है। गोपालगंज से न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार की ये रिपोर्ट है। तो देखिए, सामान की खरीदारी करने में लोग जुटे हुए हैं। बाजार सजा हुआ है। छठ सामान लोग खरीद रहे हैं, खास करके ये सूप, दौरा जिसका इस्तेमाल इस पूजा में किया जाता है, उसकी खरीदारी लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो छठ व्रत की तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है और उसकी तैयारी को लेकर यह रौनक दिख रही है। महापर्व छठ पूजा को लेकर बाजारों की रौनक बढ़ गई है। गोपालगंज के थाना रोड की ये बाजार है और यहाँ पर महिलाएं हो या पुरुष छठ व्रती पूजा सामग्रियों की खरीदारी करने में जुटे हुए हैं। खासकर बांस से बने हुए जो दौरा है उसकी इस वक्त खरीदारी बढ़ गई है। जो लोग हैं वो बांस से बने दौरा की खरीदारी कर रहे हैं। अरे दौरा खरीदे हैं, एक तो ढाका खरीद रहे हैं। सुपली भी लेंगे ना? अभी अब लेंगे। खरीदारी शुरू हो गई? हाँ, शुरू हो गया। कितना महत्व है इस महापर्व की? बहुत महत्व है हिंदुओं के लिए, तो सबसे महापर्व है। छठ महापर्व बिहार का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें सब लोग बाहर से घर में आते हैं पूजा करने के लिए। यह बिहार में आस्था का सबसे बड़ा पर्व है। आप लोग मना रहे हैं महापर्व? हाँ हाँ। खरीदारी हो गई पूजा की? खरीदारी तो ऐसे चालू है, अभी तक छठ तक खरीदारी होते रहेगा। तो जो लोग हैं वो इस वक्त पूजा सामग्रियों की खरीदारी कर रहे हैं और ये सिलसिला महापर्व छठ पूजा के दिन तक जारी रहेगा। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। तो पूर्णिया में छठ घाटों को सजाया संवारा जा रहा है। डीएम और एसपी ने शहर के सभी महत्वपूर्ण छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। डीएम ने कहा कि सभी छठ घाटों पर बैरिकेडिंग की जा रही है। लाइटिंग, चेंजिंग रूम, गोताखोर, एसडीआरएफ और मेडिकल टीम की व्यवस्था भी की जा रही है। छठ घाट का जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार प्रवीण ने। छठ जैसा कि जानते हैं महापर्व है यहाँ का, तो सभी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो जितने भी हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं कहीं भी कोई कठिनाई नहीं हो। एक एक घाट पे विशेष रूप से व्यवस्था की जा रही है और घाट स्पेसिफिक जो अरेंजमेंट करने वो स्पेशली देख के किया जा रहा है। के द्वारा बताया गया है कि सभी घाटों पे हम लोग इंतजाम कराया जा रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं हो। साथ ही जो बल हैं उनको प्रतिनियुक्त किया गया है। आप लोगों के द्वारा मैं अपील कर रहा हूं कि जो सुरक्षा के निर्देश दिए गए हैं और जो सुरक्षा कर्मियों के द्वारा वहां निर्देश दिया जाएगा उसका अनुपालन जरूर करें।
कटिहार में बोट में तेल नहीं रहने के कारण एसडीआरएफ के दोनों बोट खूंटे से बंधे हैं। ऐसे में मनिहारी गंगा घाट पर छठ व्रतियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मनिहारी गंगा घाट पर बंगाल, असम, नेपाल तक से छठ व्रती गंगा स्नान के लिए आते हैं। ऐसे में तेल की व्यवस्था फेल होने से एसडीआरएफ के बोट खिलौना बना हुआ है। बोट को हर दिन 25 लीटर तेल मिलना चाहिए था, लेकिन 2 दिन पहले दोनों बोट 20 लीटर तेल दिया गया। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुब्रत। पूरा बिहार महापर्व की तैयारी में जुटा हुआ है। इस बीच ये तस्वीर कटिहार के मनिहारी गंगा घाट की है। ये गंगा घाट में न सिर्फ कटिहार के बल्कि नेपाल तक से लोग गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसे में प्रशासन तमाम सुरक्षा व्यवस्था का दावा किया है, लेकिन एक तस्वीर इस बीच आपको दिखाते हैं। यह एसडीआरएफ के 2 बोट है जो यहाँ तैनात किया गया है, लेकिन बोट इस तरह से खूंटे से बांधा हुआ है और ये बोट फिलहाल यहीं पर घाट पर है। इसके पीछे जो वजह बताया जा रहा है, जो तेल आवंटन होना चाहिए वो सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसके कारण से ये बोट इस तरह बना हुआ है। हम लोग का तेल कल 20 लीटर मिला था सर। अच्छा। उसके बाद जो कल चली बोट दिन भर रात्रि में चली और दिन भर आज चली है। इसके बाद ईंधन खत्म हो गया है तो हम लोग बोट लगा रखे हैं। ऐसे हमने सूचना दे दिया है उनको। हम जब घाट निरीक्षण करने आए तो एसडीआरएफ की जो टीम है उसकी बोट लगी हुई है, उसमें ईंधन नहीं रहने के कारण बोट खड़ी है, वो आप भी देख रहे हैं। ये बहुत ही दुखद बात है। एसडीआरएफ के 2 बोट है, हालांकि जवान भी तैनात है, लेकिन बोट फिलहाल इस तरह बना हुआ है। ये अपने आप में एक दुखद तस्वीर है और जो प्रशासन तमाम दावा कर रहा है उस दावे पर सवाल उठाता है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार मनिहारी गंगा घाट। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त, जल्द वापस आते हैं।